जी बेटा, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो प्रोजेक्ट ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस पे था, जिसमें हमने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के जो डिफरेंट फेजेस हैं वो बेटे डिटेल से डिस्कस किए थे। हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप हैं उनमें 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं: इनिशिएटिंग प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस। ठीक, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था और इन सब स्टेजेस को हमने इन डेप्थ 5 साइकिल्स को जो है वो डिस्कस किया था। अब बेटे उन्हीं फेजेस को जो है यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे ही आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आपका जो आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग शुरू करते हैं, बेटे आपका जो फर्स्ट फेज़ है इनिशिएटिंग प्रोसेस वो वर्किंग में आ जाता है, आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग शुरू कर देते हैं। एंड देन बेटे आपका जो सेकंड फेज़ है प्लानिंग प्रोसेस, आप जैसे ही आपका फर्स्ट फेज़ है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल होती है एंड देन आप सेकंड फेज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, आप प्लानिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं। एंड देन बेटे प्लानिंग प्रोसेस में जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने अपने प्लान को जो है वो मैनेज करना है, इसमें कौन सी मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ करनी है, एंड देन आप प्रोजेक्ट को स्केड्यूल किस तरह से करते हैं। बेटे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ जाते हैं, जिसमें आपकी एक्चुअल वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो बेटे उसके जो आपने कोडिंग करनी है या आपने कोई उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन फेज़ में एक्चुअल वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप ये कोशिश करते हैं कि जो आपकी जॉब का वर्क फ्लो है वो एफिशिएंट रहे। और बेटे ये सारी चीज़ें जो है वो केयरफुली मॉनिटर हो रही होती हैं बाय यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। ठीक है, अब बेटे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक साइकिल बन रहा है, प्लानिंग, प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन। बेटे ये साइकिल जो है ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे ही आपकी आप प्लानिंग करते हैं एंड देन एग्जीक्यूशन करते हैं, और बेटे सम टाइम यहाँ पर आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं, यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट बनवा रहे होते हैं, बेटे वो यहाँ पर आपके साथ इंट्रैक्शन में होते हैं, आप उनके साथ इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। और इंट्रैक्शन करने का मकसद ये होता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आप कस्टमर को दिखाते जाएं, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही आपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। तो बेटे सम टाइम यहाँ पर कुछ फेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता और उसकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। दैट्स वाई ये जो है हमारा प्लानिंग प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन फेजेस जो है वो एक सर्कल में आ जाते हैं, एक लूप में आ जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट हो सकते हैं अनटिल कि आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। एंड देन बेटे आप क्लोजिंग प्रोसेस में चले जाते हो, आपका क्लोजिंग फेज आ जाता है, जिसमें बेटे एक दफ़ा आपकी जो टीम मेंबर हैं वो सारे बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है और उसमें सारी चीज़ें जो है वो फाइनलाइज कर दी जाती हैं कि जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग है, उसमें जितने भी फंक्शनैलिटी है, नॉन फंक्शनल फीचर हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल हो रही हैं। ठीक है, आफ्टर डेट आपकी मीटिंग स्टेक होल्डर के साथ होती है, आप प्रोजेक्ट जो है वो उसको उसके हैंड ओवर करते हो, और देन आपका जो स्टेक होल्डर है वो सारी फंक्शनैलिटी चेक करने के बाद देन ओके कहता है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो जाता है। बेटे ये स्पेसिफिक फेजेस हैं जो कि आप यूज़ करते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपनी प्रोसेसेस को, फेजेस को फॉलो करते हो ताकि आपकी जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, और एफिशिएंट हो। बेटे ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसको मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया। अब बेटा यहाँ पर लेवल ऑफ प्रोसेस इंट्रैक्शन है और टाइमलाइन है, आपका स्टार्ट टाइम है और एंडिंग टाइम है, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस हैं कि नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं वो टाइम के साथ साथ किस तरह से मूव ऑन होती हैं, और क्या क्या इनकी जो है वो टाइम रिक्वायरमेंट हो सकती हैं कि आपको एक फेज़ कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है।
ठीक है बेटा। एंड देन बेटे यहाँ पर कुछ परसेंटेजेस जो है वो डिफाइन की गई हैं कि आपका एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है तो वहाँ पर 50 to 60% रिसोर्सेज और टाइम की जो है वो ज़रूरत होती है। अगर आप प्लानिंग प्रोसेस में जाते हैं तो 15 to 20% जो है आपको टाइम की और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर आपका जो प्रोसेस है वो इनिशियली फेज में है लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट रिक्वायरमेंट है, एंड देन आपकी जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं वो बेटे आपके प्रोजेक्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग ही फाइनलाइज की जाती हैं कि किस तरह के कितने रिसोर्सेज जो हैं वो इसमें यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। एंड देन बेटा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डन थ्रू द प्रोजेक्ट एंड जनरली टेक 5 to 15%। बेटे ये डिफरेंट परसेंटेजेस हैं जो कि हर प्रोजेक्ट में जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी की जाती हैं। और इसको बेसिकली करने का मकसद ये है कि आपके पास एक टाइमलाइन आ जाती है, प्रॉपर वर्किंग आ जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से किन किन फेजेस से गुजर के एंड फेज तक पहुंचा है। और बेटे इसके साथ ये चीज़ भी फाइनलाइज हो जाती है कि एक फेज़ को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड था या आपको कितने रिसोर्सेज हैं वो आपके यूज़ हुए हैं। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग फेजेस के टाइम के अकॉर्डिंग एंड देन आप अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ ग्राफ जो है वो बना सकते हैं ताकि आपकी जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है, आपके टाइम की मैनेजमेंट है और आपके कॉस्ट की मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंट वे से अंडरस्टैंड भी किया जाए और आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी इफेक्टिव हो जाए। दैट्स वाई नंबर ऑफ ग्राफ जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और बेटे यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ है ये परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड ऑन ईच प्रोसेस ग्रुप, यानी कि जितने भी हमारे पास फेजेस आ रहे थे उन फेजेस को कंप्लीट करने में हमें कितने परसेंट टाइम जो है वो रिक्वायर्ड था, हमने कितना परसेंट टाइम जो है इन फेजेस पे स्पेंड किया है, बेसिकली ये ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है बेटे। जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे टाइम स्पेंड करेंगे, कॉस्ट स्पेंड करेंगे, तो बेटे हर चीज़ का जो है वो आप प्रॉपर ग्राफ भी बनाएंगे एंड देन आप उससे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके हर फेज़ में कितना टाइम लगा है, कितनी कॉस्ट लगी है और कौन कौन से रिसोर्सेज को आपने यूज़ किया है। एंड देन बेटे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। बेटा फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट कंडक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको आप इस तरह से कह लो कि आपके फिजिबिलिटी स्टडी आप एक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अपनी जो है वो फिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। बेटे फिजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये है कि आप मेक श्योर करते हैं कि जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो फिजिबली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप उसको बना सकोगे या नहीं। ठीक है। दैट्स वाई आप उसकी ऑलरेडी उसको डिवेल्प करने से पहले एक जो है ना प्रोसेस से गुजरते हो। आप ये मेक श्योर करते हो कि जो आपने प्रोजेक्ट लिया है क्या वो आप सक्सेसफुली एंड टर्म तक उसको लेके जा सकते हो, कंप्लीट डिप्लॉय कर सकते हो या नहीं। ठीक है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हो। उस रिपोर्ट को बेटा प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप से आप गुजरते हैं, आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को और प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेते हो। उसमें बेटा आपके पास अगर कोई रिस्क आ रहा है, अगर आपने कोई सर्वे करना है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या आपने अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है, आपने रिस्क को एनालाइज करना है, डेटा को एनालाइज करना है, बेटे सारी चीज़ें आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले रफली जो है वो कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो सारी चीज़ें होने जा रही हैं क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगी। अगर तो आपकी जो रिपोर्ट हो बनेगी प्रोजेक्ट से रिलेट, अगर तो वो फिजिबल होगी तो आप डन कर देंगे कि आप इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटे अगर आपके पास कोई हर्डल आ रहा है, कोई एम्बिग्विटी आ रही है, तो देन आप जो है इस प्रोजेक्ट की रिजेक्शन और एक्सेप्शन के बारे में जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। अब बेटे यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट को कंडक्ट करने के लिए जो हमारे पास स्टेजेस हैं,
फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है जी, कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी एनालिसिस। बेटे ये एक तरह से आपके पास आपकी प्रोजेक्ट की आउटलाइन बन जाती है, ठीक है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स की नीड्स को फोकस करते हो, ठीक है, डिमांड्स को चेक करते हो कि जो आपके पास डिमांड आई है जो प्रोडक्ट बनाना है, क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, इसमें कितने परसेंट जो है वो एडवांटेज है इस प्रोडक्ट को बनाने का, इस प्रोडक्ट को डेवलप करने का। और अगर तो आपके पास बेटे इनिशियली फेज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा आ जाता है, लाइक आपके पास एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मार्केट में उसका जो रेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो बेटे यहाँ पर ही आप जो है वो फर्स्ट फेज़ में ही कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं कि आप मज़ीद जो है वो इस पे वर्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड देन बेटे आपके पास जब फाइनल रिपोर्ट आ जाती है कि आपका जो रिस्क है वो नॉर्मल है, हाई है या लो है, एंड देन आप बेटे फर्दर स्टेप पर मूव करते हैं। एंड देन बेटे ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिजिबिलिटी स्टडी बनाने का, इसको प्रिपेयर करने का मकसद ये होता है कि आपके पास ओवरऑल एक लाइफ साइकिल आ जाता है आपके प्रोजेक्ट का, कि आपने जो प्रोजेक्ट करना है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं, एंड देन उन चीज़ों की आप फिजिबिलिटी चेक करते हो कि क्या आप ये चीज़ें इन्फॉर्म कर सकते हो या नहीं। अगर तो कर सकते हो तो ओके, आप ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। अगर आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो नहीं आती, फिजिबल नहीं है रिपोर्ट, तो बेटे आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हो, रादर देन कि आप प्रोजेक्ट को पकड़ लो और वो कंप्लीट ही ना हो और आपका जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाई हो और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। ठीक है, क्लियर है बेटे यहाँ तक फिजिबिलिटी स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा। एंड देन बेटे सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेट। बेटे यहाँ पर इनकम को मेजर किया जाता है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो देखी जाती हैं कि कौन से जो टीम मेंबर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरह से अपनी इनकम को देखते हुए अपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। एंड देन बेटा थर्ड वन आपके पास स्टेप आ जाता है कंडक्ट मार्केट सर्वे और परफॉर्म मार्केट रिसर्च। बेटे ये जो है थर्ड वन स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करने जा रहे हो और आपको उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो बेटे आप मार्केट में जाके सर्वे करते हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करते हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितने परसेंट कॉस्ट जो है इस पे लग रही है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन बेटे आप उसके रिसोर्सेज को भी चेकआउट कर लेते हो, एंड देन मार्केट में बेटे उसकी डिमांड भी चेक करते हो। ठीक है, डिफरेंट लेवल आ जाते हैं आपकी रिसर्च के, कि आप प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च कर लेते हैं कि जो आप काम करने जा रहे हैं क्या वो आप कर सकते हैं या नहीं। समटाइम ऐसे होता है कि आप कुछ ऐसे टूल्स और फीचर्स बनाते हैं जो कि मार्केट में इतने इन नहीं होते, तो बेटे यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी वेस्ट हो जाती है, कॉस्ट का भी लॉस होता है और आपका टाइम भी लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए ये बेटा एक बड़ी एफिशिएंट टेक्निक है रिसर्च, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक दफ़ा डन करते हैं। ठीक है, सर्वे करते हैं ताकि आपको एक्चुअल रियल इन्वायरमेंट में आइडिया हो जाए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं और उसकी वर्थ कितनी है। ठीक है, उसके बाद बेटे आप प्लान करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशंस को, कि आपने कौन कौन से जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और उन ऑपरेशंस के लिए आपको कौन सी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करनी है। एंड देन बेटे आप इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट को जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, डिफरेंट मेथड को देखते हैं, रियल एस्टेट को देखते हैं,
एंड सप्लाई अवेलेबिलिटीज़ रिसोर्सेज की उसको देखते हैं। इसके साथ साथ आप ओवरहेड को भी चेक कर लेते हैं कि आपने जब ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का, किन किन रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ करना है। एंड देन बेटे आप डेली बैलेंस शीट बना लेते हैं जिसमें आपकी जो ओवरऑल चीज़ें हैं, टाइम है, कॉस्ट है, आपकी रिसोर्सेज है, वो सारे आप उसको इजीली रिव्यू कर सकते हैं उन चीज़ों को और एनालाइज कर सकते हैं। बेटे जैसे ही आप इन फेजेस से गुजरते हैं, आप इन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डेटा गैदरिंग करते हैं, तो देन बेटा आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप डिसीजन को फाइनलाइज करें, आप डिसीजन लें कि आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको सक्सेसफुली बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जी बेटे, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है तो फटाफट से पूछें। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स, कि आपने अपनी बिजनेस नीड्स को भी, रिक्वायरमेंट्स को देखना है। एंड देन बेटे इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स आ जाते हैं, और वो 5 स्टेप्स क्यों किए जाते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को, बिजनेस की नीड्स को रिकॉग्नाइज कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है बेटे, तो सबसे फर्स्ट वन हमारे पास जो इसमें पॉइंट आता है वो आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर। बेटे यहाँ पर हमने स्टेक होल्डर जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ये हमारे पीपल्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, यूज़र्स के लिए जो है ना वो यूज़ किया जा रहा है। लाइक जो हमारे पास कस्टमर आएंगे अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड देन बेटे जब आप एक बिज़नेस की बात करते हो, आपने एक बिज़नेस में रहते हुए आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर्स को, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं वो टीम है जो कि एक प्रोजेक्ट को डिवेल्प करने के लिए असाइन की जाती है। ठीक है, यहाँ पर लोग हैं वो जो कि प्रोजेक्ट को डिवेल्प करते हैं। अब बेटे यहाँ पर जो रोल है बिजनेस नीड्स को आइडेंटिफाई करने का, उसमें हम अपने फर्स्ट वन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बेटे स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो टीम मेंबर हैं, हमारे पास जो मैनेजर हैं, हमारे पास जो को वर्कर्स हैं, जो ऑपरेशनल मैनेजर हैं, एंड देन हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्या वो इस प्रोजेक्ट को करने में हैप्पी हैं, उनका कितना इंटरेस्ट है, वो किस लेवल पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो करने के लिए तैयार है। इन सब चीज़ों को बेटा आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि हमारी जो बिज़नेस की नीड्स आने वाली हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो हम अच्छे तरीके से जो है वो फुलफ़िल कर सकें। अगर हमारा स्टेक होल्डर ही जो है वो उस वर्क को करने में सेटिस्फाई नहीं है, उसकी उस तरह से अटेंशन नहीं है, तो बेटे यहाँ पर जो आपकी बिजनेस नीड है वो फिर उस तरह से फुलफिल नहीं हो सकती। एंड देन बेटे नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कैप्चर स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, के हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं उनको कैप्चर किया जाता है। एंड देन बेटे यहाँ पर डिफरेंट टीम मेंबर्स होंगे, हर टीम मेंबर की डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की अप्रोच होगी, क्योंकि अगर हमारे पास एक डेवलपर है तो वो प्रोडक्ट की डेवलपिंग साइड पर जाएगा, अगर कोई आर्किटेक्चर है तो उसकी डिज़ाइनिंग साइड पर जाएगा। यानी कि हर स्टेक होल्डर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क परफॉर्म करेगा। और बेटे यहाँ पर मैं आपको फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि जो स्टेक होल्डर हैं वो हमारे टीम मेंबर हैं, वो पीपल्स हैं जो कि एक सिस्टम को डिवेल्प करने में हेल्प आउट करते हैं। अब बेटे यहाँ पर कैप्चर, ये जो हमारा सेकंड फेज़ है कैप्चर स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इंटरव्यू जो है वो यूज़ किया जाता है, यूजिंग स्टेक होल्डर इंटरव्यू, कि एंड यूज़र से इंडिविजुअली, एंड यूज़र हमारा कस्टमर है, उससे डिफरेंट जो है वो स्टेक होल्डर एज अ इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है और उनसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है। एंड देन बेटे जॉइंट इंटरव्यू भी हमारा हो सकता है कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर है विद इन अ कंपनी, जो आपकी टीम है वो एक ज्वाइंट मीटिंग करती है आपके कस्टमर के साथ और उससे रिक्वायरमेंट गैदर करती हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है।
अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। एंड देन बेटे थर्ड वन हमारे पास आ जाती है यूज़ केस। यूज़ केस बेटा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें ओवरऑल आपका जो वर्किंग है, आप जो सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं और यूज़र उसके साथ किस तरह से इंटरेक्शन कर सकता है, आप उसको यूज़ केस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड बेटे जो हमारी स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट कैप्चर का फेज़ है, इसमें लास्ट वन टेक्निक जो हमारे पास यूज़ होगी वो बिल्डिंग प्रोटोटाइप की होगी। ठीक है कि आप वो एक प्रोटोटाइप बना लोगे, एक मॉकअप या आप एक मॉडल बना लोगे सिस्टम का, और उससे आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट की जो लुक है वो कैसी होगी, उसकी लेआउट किस तरह से होगी, उसमें बटन फीचर्स किस तरह से जो है वो लेस डाउन होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आप सेकंड फेज़ में कंप्लीट करते हैं। एंड देन बेटे थर्ड फेज आपके पास आ जाता है कैटेगराइज रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर कैप्चर रिक्वायरमेंट के बाद बेटा आप अपनी रिक्वायरमेंट को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप कर देते हैं इनकी। तो बेटे अगर आप रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 फेजेस आते हैं, जिनमें आप 4 स्टेप्स हैं जिनमें रिक्वायरमेंट को कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट वन हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, एंड देन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, थर्ड वन इज टेक्निकल रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ वन इज ट्रांजिशनल रिक्वायरमेंट। बेटे ये डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट के कैटेगरीज हैं जिनमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। एंड देन बेटे फोर्थ वन फेज हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट। बेटे इसमें आपने रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है एक प्रिसाइज वे से, आपने इंश्योर करना है रिक्वायरमेंट को कि ऑल रिक्वायरमेंट क्लियर हैं, सफिशेंटली डिटेल जो है वो आप प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेट कर रही हैं आपकी बिज़नेस से, और आपकी बिज़नेस और आपका ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस नीड्स को फुलफिल करना। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई एरर नहीं है, और सफिशेंटली जो है वो आप वर्किंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वर्किंग सिस्टम और प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इसके साथ साथ आपने रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट और इंटरप्रेट रिक्वायरमेंट में बेटा हमने अपनी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज भी करना होता है। ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और हमने उस रिसोर्सेज में रहते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो बेटे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट यूज़र की तरफ से आ रही होती है उनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है, कुछ फंक्शंस और फीचर ऐसे होते हैं जो यूज़र को बड़ी अर्जेंटली रिक्वायर्ड होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको पहले डेवलप कर देते हैं, उनको प्रायोरिटाइज पहले कर देते हैं, एंड देन हम कम रिसोर्सेज में या लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए बाकी जो रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं जो कि ज़्यादा प्रायोरिटी की नहीं होती, जिनकी लो प्रायोरिटी होती है, उनको भी वन बाय वन करते जाते हैं। ठीक है, उसके साथ हम अपना इम्पैक्ट जो है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, ये भी साथ साथ करते जाते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको भी साथ साथ रिजॉल्व करते हैं, और एट दी एंड हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हाउ रिलायबिलिटी एंड इजी टू यूज़ द न्यू प्रोडक्ट और सिस्टम विल बी। ठीक है, एंड देन बेटे लास्ट पे हमारा फेज़ आ जाता है साइन ऑफ का, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कस्टमर नीड्स और बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप हो गया है, और यहाँ पर अब हमने साइन आउट करना है, यानी कि अब हम अपने प्रोजेक्ट से अपने जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो फुली फंक्शनली कंप्लीट हो गया है, एंड देन आपने उसको फाइनलाइज कर दिया, एंड देन आप यहाँ पर इसको साइन आउट कर सकते हैं। जी बेटे, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है?